जी हजरत, लेट्स स्टार्ट। पिछले कैफ 8 के सेशन में आखिरी 5-10 मिनटों में मैंने आपके रजिस्टर के पेज को 200 में ब्रेकअप करवाया था। एक तरफ आपने क्या लिखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद, और एक तरफ आपने क्या लिखा था, ठीक है जरा रिपीट करें, एक्सटर्नल ऑडिटर्स ये वो लोग हैं जिनका क्लाइंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, जहां से आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट फर्म है, जो जाकर ऑडिट कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स, जिस क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हैं वो अश्योरेंस क्लाइंट का है, अश्योरेंस फर्म का है। क्लाइंट पर जाकर जिसका ऑडिट कर रहे हैं उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्योंकि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन देना है। हम ऑडिट करने के बाद जो ओपिनियन देते हैं वो हम देते हैं अकाउंट्स टेकन एज अ होल। ऑडिट पे गए, कुछ काम करते होंगे, उस काम को हम कहते हैं प्रोसीजर्स। जब प्रोसीजर करते हैं तो कुछ मिलता है, जो मिलता है वो एविडेंस है। एविडेंस गैदर करने के बाद जो एंड में शेयर होल्डर्स को कागज के टुकड़े पर साइन करके जो देंगे वो कहलाएगा ऑडिट रिपोर्ट। उसमें जो देंगे वो ओपिनियन है, साइंड बाय द इंगेजमेंट पार्टनर। ये हम सारे लोग एक पेज पर आ गए, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब ऑडिट की तीसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है बड़ी अहम होती है, ठीक है। आए मैं थोड़ा सा ना ऑडिट को और खोलता हूं और फिर मैं आज आपको आगे लेके चलता हूं, ठीक है। ये मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है और दरमियान में लिख दिया ऑडिट, ठीक है। अब ये जो 4 कोने मैंने बनाए ना, 4 बातें हैं, 1, 2, 3 और 4। ये सीए फाइनल तक आपके साथ चलेंगी। कहें ऑडिट, चाहे ऑडिट मैन्युफैक्चरिंग का कर रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री का कर रहे हैं, चाहे वो फूड बिजनेस है, चाहे वो एविएशन है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर है, वो एजुकेशन सेक्टर है, वो कोई भी सेक्टर है, ऑडिट में 4 काम। जब क्लाइंट पे जाओगे, ऑडिट करोगे, 4 काम है। जो जाकर करोगे वो प्रोसीजर है, जो देखोगे वो सपोर्ट है, जो मिलेगा वो एविडेंस है। जब पीएनएल बैलेंस शीट का ऑडिट कर लोगे सैंपल बेस पर, जब ऑडिट कर लोगे जो मिलेगा वो एविडेंस है, और जो एंड में क्लाइंट को देंगे वो ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब है चौथी बात क्या हो गई, ऑडिट रिपोर्ट। अब एग्जांपल लेते हैं भाई हम ऑडिट कर रहे हैं कैनवुड का, आप और मैं ऑडिट कर रहे हैं डॉलर्स का, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कैश एंड बैंक। अब मुझे बताएं, कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, अकल इस्तेमाल करें, और मुझे जो जहां वहीं की बात करूंगा ना, या अच्छा कुछ बच्चे नाराज हो रहे हैं, भाई अकल इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि जब कैश एंड बैंक में कहता हूं तो कैश एंड बैंक को वेरीफाई करने के लिए तुम्हारे दिमाग में कौन सी बातें आ रही हैं? वेरी गुड, बैंक स्टेटमेंट कहो, बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन, कैश बुक का एक्सट्रैक्ट, पेटी कैश बुक, जर्नल लेजर, बैंक वाउचर, कैश वाउचर, ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक कैश एंड बैंक से। मैंने कैश देखा, मैंने ये डॉक्यूमेंट्स देखे, मैं जुमला रिकैप कर रहा हूं, मैंने ये डॉक्यूमेंट्स देखे, मैंने कैश गिना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैश इन हैंड तो आप गिन सकते हैं, लेकिन कैश एट बैंक जब मैं कहता हूं तो वो कौन से कागज मेरे दिमाग में आता है? अभी हमने बात की, बैंक रिकॉन आ गया, बैंक स्टेटमेंट आ गया, अनप्रेजेंटेड चेक का ब्रेकअप आ गया, अनक्लेड चेक्स आ गए, कैश बुक का जीएल आ गया, कोई सब्सिडी लेजर है, कोई पेटी कैश बुक है। ये तमाम कागजात तुम्हारे जहन में आ रहे हैं? सपोज करो ये वो कागज है, सपोज करो ये बैंक स्टेटमेंट है, कहो मैं देख रहा हूं, मैं कागज देख रहा हूं। ये जो मैं देख रहा हूं, क्लाइंट से पूछ रहा हूं, कैश गिन रहा हूं, जो कर रहा हूं वो प्रोसीजर है। ये कागज, वो नोट, सपोर्ट, जो मिला एविडेंस, जो एंड में देंगे ऑडिट रिपोर्ट। झगड़ा ही खत्म कर दिया मैंने तो ऑडिट का।
ऑडिट आपके कदमों में। बाबा जी कुछ और कहते हैं, वो कह रहे आशिक कदमों में। हम आज तक पढ़े 20 साल हो गए, मजाल एक आशिक कदमों में आए हो, हम जाके गिरे हैं, अल्लाह माफ करे। कोई ऐसी बात नहीं, मंत्र उल्टा हो गया था। फिर कहें सेल्स। जब मैं सेल्स कहता हूं तो तुम्हारे जहन में कौन सी कंपनी आ रही? इंडस मोटर ले लो, तुम किया स्पोर्टेज ले लो, तुम कैनवुड ले लो, तुम नोकिया था जमाने में वो ले लो, तुम सोनी एरिक्सन था वो ले लो, तुम आईफोन ले लो, तुम सैमसंग ले लो, तुम मीजान बैंक ले लो। हर कंपनी कोई ना कुछ बेच रही है, या तो गुड्स या सर्विसेज। ऐसा ही है। मीजान बैंक क्या दे रहा है आपको? सर्विसेज। इंडस मोटर क्या दे रहा है आपको? प्रोडक्ट्स। इम्तियाज स्टोर क्या दे रहा है आपको? प्रोडक्ट्स। ऐसा ही है। अच्छा, आप अपने जहन में लाएं कि चाहे आप गुड्स बेच रहे हो उस कंपनी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, या वो सर्विस बेच रही हो, मुझे पता है जब मैं सेल्स कहूंगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट तुम्हारे दिमाग में आएगा? कहो इनवॉइस। माल फैक्ट्री से गया, गेट पास, कस्टमर के पास पहुंचा, कस्टमर ने साइन किया, डिलीवरी चालान साइन किया, कस्टमर से एग्रीमेंट किया, कस्टमर ने पहले तुम्हें परचेज ऑर्डर दिया होगा, फिर तुमसे कोटेशन ली होगी, फिर तुमने उसको इनवॉइस भेजी, फिर माल डिस्पैच किया होगा, फैक्ट्री से माल बाहर निकला होगा, गेट पास बना होगा, डिलीवरी चालान साइन हुआ होगा। क्या सेल्स जिसकी एंट्री बनती है, अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट, क्या ये सारे कागजात बने होंगे? तुम और मैं ऑडिट पे वो कागजात देख रहे हैं। सपोज करो ये सेल्स इनवॉइसेस है, कहो मैं देख रहा हूं, कहो मैं देख रहा हूं, हाँ मैं देख रहा हूं। ये जो मैं देख रहा हूं, ये जो मैं प्रोसीजर कर रहा हूं, ये जो मैं कागज देख रहा हूं, ये प्रोसीजर है। कागज सपोर्ट, जो मिला एविडेंस, और जो एंड में देंगे ऑडिट रिपोर्ट। इसका मतलब है मैंने तो खाली P&L बैलेंस शीट के 2 आइटम पकड़े हैं। अभी मैंने P&L बैलेंस शीट के 2 आइटम पकड़ा है खाली। क्या पकड़ा मैंने? सर मैंने पकड़ा सेल। एग्जांपल के तौर पर मैंने पकड़ा जी कैश एंड बैंक। आप एक और एग्जांपल पकड़ ले, कहें परचेजेस। एक कंपनी माल परचेस करती है, कोटेशन लेती होगी, पीओ बना के देती होगी, फिर माल फैक्ट्री में आता होगा, कोई कागज बनता होगा, फिर सप्लायर की इनवॉइस आती होगी, फिर हम उसकी पेमेंट करते होंगे, और पेमेंट करते होंगे उसके लिए एक और बनता होगा कागज, उसका नाम है बैंक वाउचर या कैश वाउचर। डिपेंड कर रहा है पेमेंट चेक से कर रहे हैं या डिपेंड कर रहा है पेमेंट कैश से कर रहे हैं। तो क्या जब आप किसी ऑडिट क्लाइंट के परचेजेस को वेरीफाई कर रहे होंगे तो क्या ये सारे कागज तुम्हारे दिमाग में आएंगे? अब रिपीट करो, ऑडिट 4 चीजें जो कर रहे हो, जो तुम क्लाइंट पे जाके कर रहे हो। सवाल करो क्या कर रहे हो? कागज देख रहा हूं, क्लाइंट से पूछ रहा हूं, क्लाइंट से इंक्वायरी कर रहा हूं, दोबारा कैलकुलेट कर रहा हूं, एसिड को आंखों से देख रहा हूं, पिछले साल से कंपेयर कर रहा हूं, कुछ कर रहा हूं। जो कर रहा हूं वो प्रोसीजर है। एसिड गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 कर रहा हूं, ये जो कर रहा हूं ये प्रोसीजर है। एसिड सपोर्ट, इसको देखकर जो मिला वो एविडेंस है। एविडेंस इंटेंजिबल है, छू नहीं सकते। खाना खाया, मजा आया, खा रहा हूं, मुल्क खा रहा हूं, प्रोसीजर। जो खाना है, बिरयानी है, वो सपोर्ट है। मजा आया, एविडेंस। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल से लिंक कर रहा हूं मैं कि आप चम्मच और कांटे से खाना खा रहे हैं, ये प्रोसीजर है। खाना इटसेल्फ क्या है? सपोर्ट है। मजा आया, क्या है ये? एविडेंस है। इसका मतलब है जो हमें क्लाइंट पर जाकर ऑडिट करने से मिलेगा वो क्या चीज है? वो एविडेंस है। एसिड को देखा, एविडेंस मिला। डेप्रिसिएशन को रिकैलकुलेट किया, एविडेंस मिला। कैश गिन लिया, थूक लगा के कैश गिन लिया, एविडेंस मिला। बैंक स्टेटमेंट देखी, एविडेंस मिला। क्लाइंट से पूछा, एविडेंस मिला। रेशोज निकाले, पिछले साल से कंपेयर किया, एविडेंस मिला। जो तुमने किया प्रोसीजर, वो चीज, वो कागज सपोर्ट, वो एसिड वो सपोर्ट, जो मिला एविडेंस। इसी तरह जब हम P&L बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल, P&L नहीं सिर्फ, बैलेंस शीट नहीं सिर्फ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टेकन एज अ होल को जब सैंपल बेस पर प्रोसीजर के जरिए वेरीफाई कर लेंगे, जो एंड में देंगे
शेयर होल्डर्स को जो देंगे, दैट इज कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट। दिस रिपोर्ट इज साइंड बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। ये वो पार्टनर है जो उस जॉब का, जो उस ऑडिट के असाइनमेंट का जिम्मेदार था। साजिद का पार्टिया EY का पार्टनर है, मुझ जैसे 25 और हैं। द रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म अनलेस फर्म मेरे नाम से है, साजिद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इन दैट केस द रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द पर्सनल पार्टनर एज द केस में भी। अगर आप फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, द रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म। लेकिन अगर मेरे अपने नाम की फर्म है तो फिर मैं अपने नाम से ही रिपोर्ट को साइन ऑफ कर रहा हूंगा। दिस रिपोर्ट इज ऑलवेज एड्रेस्ड टू एंड साइंड बाय द रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट पार्टनर। कुछ समझ आया? देखें आगे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये उसकी बेसिक्स है। तो आप यूं समझे, अगर आपसे कोई ये कहे भाई ऑडिट क्या, ऑडिट क्या, आप बोलेंगे 4 चीजें। क्लाइंट पर जाके जो किया वो प्रोसीजर है, जो देखा वो सपोर्ट है, जो मिला वो एविडेंस है, और जो एंड में देंगे वो ऑडिट। अब इसी चारों चीजों पर पूरा सिलेबस बिल्डअप हुआ है। क्या मेरी बात समझ आ रही? ये जो आप एविडेंस लेते हैं ये है आइजा 500, ये जो आप प्रोसीजर करते हैं ये है आइजा 500, ये जो आप रिपोर्ट देते हैं ये है आइजा 700 से लेके 701, 705 और 706, और इस दरमियान में पूरा सिलेबस शामिल हो जाता है। लेकिन हर टॉपिक के अंदर अगर मैं ए या जी पकड़ूंगा ना, ए और जी, ये ए ऑडिट का स्टार्ट है और ये जी ऑडिट का एंड है। और ऑडिट का एंड कैसे होगा? जब आप क्या साइन कर रहे होंगे, दरमियान में आपका पूरा सिलेबस है। तो अगर आपको ये ए टू जी का दरमियान पता है ना, और ए पता है जी पता है, तो पूरा सिलेबस समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, जरा कॉपी करें इसको प्लीज एंड विल मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, इस वक्त आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं ऑडिट साइकिल देख रहे हैं आप। ठीक है, अभी साइकिल कैसे चलेगी ना, इसको जरा समझते हैं जरा पहले। देखें जरा गौर से देखें। अभी आपके जहन में 3-4 सवाल चल रहे जो बेसिक्स पे हम, अभी आपके जहन में सवाल ही आ रहा है, सर ये ऑडिट स्टार्ट कब होता है, ये ऑडिट कितना अरसा चलता है, ये ऑडिट खत्म कब होता है, खत्म होने का बाद क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो आपको पिछली क्लास से एक बात मैं कनेक्ट करके बता रहा हूं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ऑडिट बैलेंस शीट डेट से पहले भी शुरू हो सकता है और ऑडिट बैलेंस शीट डेट के बाद भी शुरू हो सकता है। ठीक है, अब मैं स्केच बना रहा हूं, जरा गौर से देखें। मैं यहीं पे स्क्रीन में बना रहा हूं अपने पास। ठीक है, ये रहा आपका रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये सर्कल कर रहा हूं मैं। सपोज कर एग्जांपल ले लें, आप पीएसओ की एग्जांपल ले सकते हैं, आप सिविल्स पाकिस्तान की भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ये वो हमारा ऑडिट लैंड है जिसका हम क्या कर रहे हैं, ऑडिट। इस एग्जांपल में मैं असम्पशन ले रहा हूं कि आप ऑडिट करने पहुंचे हैं बैलेंस शीट डेट के बाद, और आप यहां कहीं पहुंचे इधर। अब नीचे बता रहा हूं मैं ऑडिट की 3 स्टेजेस हैं, चेक करें। स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 और स्टेज नंबर 3। स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, अब आप लिखते जाएंगे स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, फिर आएगा जनाब ड्यूरिंग द ऑडिट, और फिर आएगा एंड ऑफ द ऑडिट। ऑडिट की 3 स्टेजेस हैं। क्या कहा? ऑडिट की कितनी स्टेजेस हैं? स्टार्ट ऑफ का रिपीट करो, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। फिर रिपीट, ऑडिट की 3 स्टेजेस, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। ठीक है, अच्छा अब ये जो स्टार्ट है ना, आप देखें मैं आपको सिलेबस थोड़ा सा ना कवर करके दिखा रहा हूं। ये जो स्टार्ट है, स्टार्ट ये वो है जहां हम ऑडिट करने भी पहुंचे हैं। यहां पर सबसे पहले मैं स्टार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां सबसे पहले हम करते हैं प्लानिंग एंड ऑडिट। क्या करते हैं? आप यूं समझेगा मैं आपको अगले 5 मिनटों में सिलेबस का एक ओवरव्यू दे रहा हूं पूरा। ठीक है, ताकि आपको आगे बात समझ आएगी ना। जब मैं ऑडिट पे जाऊंगा तो मैं डायरेक्ट जाके काम शुरू नहीं कर दूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा प्लानिंग एंड ऑडिट। अब आप सवाल करें सर प्लानिंग में क्या होता है, सवाल करें आप। प्लानिंग में ये होगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई हमें कितना ऑडिट करना है, हमारा सैंपल साइज क्या होगा। उसके लिए जरूरी है कि मुझे पहले पता होगा यहाँ पर रिस्क कितना है। तो यहाँ मैं करूंगा रिस्क असेसमेंट। क्या करूंगा? ठीक है, कुछ क्लाइंट्स पर रिस्क ज्यादा होगा और कुछ क्लाइंट पर रिस्क कम होगा। जिस क्लाइंट पर रिस्क ज्यादा होगा वहां काम भी ज्यादा होगा, और जिस क्लाइंट पर रिस्क कम होगा वहां काम भी कम होगा। एक बात ये हो गई। यहीं पर आप निकालेंगे मटीरियलिटी, यहीं पर आप निकालेंगे मटीरियलिटी। क्या जुमले इस्तेमाल करें? मटीरियलिटी। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे क्या मैं 1 मिलियन से ऊपर चेक करूं
या मैं 2 मिलियन से ऊपर चेक करूं, और अगर मेरा रिस्क ज्यादा है तो हो सकता है कि मैं 5 लाख से ऊपर चेक करूं। ये जो थ्रेशोल्ड है ये हम सीखेंगे आइजा 320 के अंदर। ये सारा काम किस स्टेज पर हो रहा है अभी मैं स्टार्ट पे हूं, ठीक है। तो आप मोटी मोटी बातें 2 दिन लिख लें। प्लानिंग करते हैं जिसके अंदर हम करते हैं रिस्क असेसमेंट और हम निकालते हैं मटेरियलिटी। बस ये 2-3 बातें नोट करेंगे आप, ठीक है। अभी मैं आपको उतनी ग़िज़ा दे रहा हूं जितनी आप डाइजेस्ट कर सके, वरना आपका मैदा खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब ऑडिट शुरू हुआ, चले अब हम आगे ड्यूरिंग के अंदर। अब सर ड्यूरिंग में क्या होगा? ड्यूरिंग में 2 मेन काम होंगे। एक का नाम है टीओसी, क्या? एक का नाम है टीओसी और एक का नाम है सब्सटैंटिव प्रोसीजर। क्या? रिपीट करो। एक का नाम है टीओसी और एक का नाम है सब्सटैंटिव। आप ये समझेंगे आप अपनी आर्टिकलशिप में 90% अगर फॉर्म में कुछ कर रहे होंगे तो वो ये 2 चीजें हैं। क्या? जिनका नाम क्या लिया मैंने? ठीक हो गया। अच्छा, अब हर टॉपिक के पीछे एक आइजा है। आप माशाल्लाह अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं या अकाउंटिंग पढ़ के आ रहे होंगे तो IAS 16 पढ़ा आपने, IFRS 15 आपको पता है, आपको IAS 2 पता है, आपको IAS 10 पता है। तो ये जो स्टार्ट में मैंने कहा प्लानिंग एंड ऑडिट, अब मैं से मिसाल दे रहा हूं आपको, ये आइजा 300 है, रिस्क असेसमेंट ये 315 है, आप निकाल लें मटेरियलिटी ये 320 है, टीओसी सब्सटेंटिव ये आइजा 500 से निकलता है। समझ रहे मेरी बात? तो इसका मतलब है पूरे इस ये 3 स्टेजेस हैं, इसके पीछे क्या चल रहा है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या चल रहा है इसके पीछे? जिस तरह अकाउंटिंग में चलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिट में क्या चलता है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। आप समझे हमारे ऑडिट का बाइबल है वो, हम उसके मुताबिक चलते हैं। वो हमें बताएगा तूने क्या करना, तूने क्या नहीं करना, ठीक है। अब ऑडिट फिर चला। ये जो एंड है मेरे दोस्तों, ये वो स्टेज है। गौर से समझे, कहानी सुना रहा हूं आपको, गलत भी नोट कर लेंगे, गम कोई नहीं है। आप लॉजिक समझे, कहानी समझे आप। ये एंड वो स्टेज है जहां मैंने तमाम ऑडिट एविडेंस गैदर कर लिया। ये वो स्टेज है जहां मैंने तमाम एविडेंस गैदर कर लिया। ये वो स्टेज है जहां मुझे ऑडिट एविडेंस मिल गया और अब मैं इस काबिल हो चुका हूं, अब मैं इस पोजीशन पर आ गया हूं जहां मैं ऑडिट रिपोर्ट को साइन ऑफ करने जा रहा हूं। अब यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट आप जाएं पिछली 2 क्लास के अंदर, अगर मैं आपको ट्रायंगल याद कराऊं, ये ऑडिट टीम है हमारी। जूनियर के काम को रिव्यू करता है सेमी सीनियर, याद आ रहा है कुछ? सीनियर के काम को करता है, सेमी के काम को रिव्यू करता है सीनियर। द सीनियर विल बी द जॉब इंचार्ज। इसका मतलब है कि जो पूरी 3 स्टेजेस हैं, क्लाइंट पर जो टीम बैठी हुई है उसका कप्तान कौन था? जॉब इंचार्ज। उसके काम को रिव्यू कर रहा है मैनेजर, अगर तो कोई है, उसके काम को रिव्यू कर रहा है सीनियर मैनेजर, और अल्टीमेटली इस पूरी जॉब को कौन रिव्यू करेगा? ऑडिट। क्योंकि पार्टनर वो बंदा है जो अल्टीमेटली ऑडिट रिपोर्ट को साइन ऑफ करेगा। पार्टनर उस वक्त तक रिपोर्ट साइन ऑफ नहीं करेगा जब तक कि उसको ये तसल्ली ना हो जाए कि हमने तमाम ऑडिट प्रोसीजर कर लिए हैं और हमें तमाम एविडेंस, फिर जाकर वो करेगा रिपोर्ट साइन, जिसमें हम दे रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ओपिनियन। अब यहां के फिर रुक जाएं आप, अगर आप गौर से देखें तो मैंने ऊपर कुछ मंथ्स दिए हुए आपको, ठीक है। अच्छा, अब आपको समझ आ रहा है सब कुछ, आपके दिमाग में बेसिक चीज जा रही है। अभी आपके जहन में और सवाल आते हैं, सर ये बताएं कि ये ऑडिट कितना अरसा चलता है, और सर आपने ये भी नहीं बताया हमें कि ये जो ऑडिट है ये खत्म कब होता है। तो जरा देखें, मैंने डेट्स प्लॉट की हुई है। जनवरी, मैं यूज कर रहा हूं हाइलाइटर। क्या लिखा हुआ भाई? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? और क्या लिखा हुआ है? ठीक है, एक काम करते हैं, जरा वर्क बैक करते हैं। पाकिस्तान में एज पर कंपनी लॉ, एज पर आपका जो आपका कंपनी एक्ट 17 है, यही है लेटेस्ट। उसमें लिखा हुआ है रेलेवेंट सेक्शन के अंदर कि हर कंपनी ने 4 महीने में एजीएम करानी है। ऐसा ही है। तो अगर बैलेंस शीट डेट से कितने महीने में एजीएम करानी है? 4 महीने के अंदर। इसका मतलब है जो भी कंपनी है, चाहे वो पीएसओ या सीमेंस है, उसने एजीएम कब करानी है? उसने एजीएम करानी है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 से पहले। ऐसा ही है। आओ वर्क बैक करते हैं। सपोज करो मैंने एजीएम की डेट क्या ली हुई? 5 अप्रैल। एज पर लोकल लॉ एनुअल जनरल मीटिंग से 21 दिन पहले आपने नोटिस भेजना है, जिसका आपने उसमें भी बताना है 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर और 1 उर्दू न्यूज़पेपर हैविंग सर्कुलेशन इन द प्रोविंस। ऐसा ही है भाई, कंपनी लॉ की भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। अगर तो 5 अप्रैल को एजीएम है तो 21 दिन पहले जाए, कितना हो गया?
5 अप्रैल पे जरा जाए, 21 दिन पहले कौन सी डेट आ गई? 14 मार्च 15 मार्च, ठीक है चलो 14 मार्च पकड़ लिया। उस 21 दिन के नोटिस से पहले वो एनुअल रिपोर्ट प्रिंट होगी। वो जो बुकलेट थी मैंने दिखाई दी शायद फर्स्ट क्लास के अंदर, ले आता हूं मैं। वो जो एनुअल रिपोर्ट है, वो जो एनुअल रिपोर्ट 300-400 पेज की एनुअल रिपोर्ट है, वो छपेगी भी तो सही शेयर होल्डर्स तक जाने के लिए। 1 हफ्ता उसका निकालने छपने का। पूरे पाकिस्तान में लेट से आपकी 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, मिसाल दे रहा हूं मैं। कुछ इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर हैं, कुछ लोकल शेयर होल्डर हैं, कुछ एक्सटर्नल हैं। उन सबको एनुअल रिपोर्ट जाएगी। वो 1 हफ्ता और पीछे हैं। कहाँ आ गए? किस डेट पे आ गए? 7 मार्च पे आ गए। अब हम यहाँ खड़े हो गए, ठीक है। इसका मतलब है एनुअल रिपोर्ट के छपने से पहले ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई होगी। ये जो कागज है ऑडिट रिपोर्ट की साइन हुई होगी। इससे पहले मैनेजमेंट ने अकाउंट्स अप्रूव किए होंगे। इसका 1 हफ्ता और निकालने पीछे। अब बताएं और आए पीछे। कहाँ गए आप? 1 मार्च आ गए। अच्छा, ऑडिट शुरू हुआ 5 जनवरी को। अब देखें, मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑडिट शुरू हुआ 5 जनवरी को। कब शुरू हुआ ऑडिट? और अभी हमने क्या डेट निकाली वर्क बैक करके? ठीक है, मैं इसको जरा अपने डायग्राम में प्लॉट करता हूं। मैंने ये कहा कि अगर ऑडिट 5 जनवरी को शुरू हुआ था और सारी वर्क बैक करते करते तुम किस डेट पर पहुंच गए थे? 5 मार्च, 1 मार्च, ठीक है जी। जरा मुझे ये बताओ कि दरमियान में ऑडिट करने का एक्चुअल टाइम कितना मिला तुमको? इसका मतलब है तुम्हारा पूरा सिलेबस, जो कैफ एड का पूरा सिलेबस है, वो एक्चुअल में किन महीनों में घूम रहा है? उन 2 महीनों में घूम रहा है। इससे 2-3 मतलब निकलेंगे। इसका एक और मतलब है, इसका मतलब है ऑडिट में एक्चुअल टाइम कितना लगा। तो अब अगर मैं तुमको मिसाल दे दूं, मैं अभी तो एक काम करता हूं, मैं अभी थोड़ी देर में, इस पर नेट चल रहा है अभी, मैं तुम्हें गूगल पे जाके किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट खोल देता हूं और तुमको किसी भी कंपनी जिसका ईयर एंड जून है, जून 30th, जब मैं तुमको लिस्टेड कंपनी की जाकर जून 30 के ईयर एंड की ऑडिट रिपोर्ट दिखाऊंगा तो यू विल बी सरप्राइज। ऑडिट रिपोर्ट की डेट होगी 14 जुलाई, 15 जुलाई, सॉरी 14 अगस्त, 15 अगस्त या 16 अगस्त या 10 अगस्त। तो अगर किसी की रिपोर्ट डेट अगस्त के शुरू के 2 हफ्तों में, इसका मतलब है ऑडिट कब कंप्लीट हुआ? बैलेंस शीट डेट के कितने महीने में कंप्लीट हो गया? जून लगा, सितंबर में, सॉरी मादरत, सितंबर में है। जून तो शुरू हुआ ऑडिट, जुलाई में शुरू हुआ होगा ना। हाँ, अगस्त, हजरात मादरत, ये डेट को मैं वो कर रहा हूँ, स्लिप ऑफ टंग था। 14 सितंबर की डेट है, 10 सितंबर की डेट है, 20 सितंबर। अब समझ आ रहा है? इसका मतलब है जिस कंपनी का ईयर एंड क्या था? जून 30 था, उसकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या है? सितंबर के आसपास की गई। इसका मतलब है प्रूव हो जाएगा कि एक्चुअल में ऑडिट में टाइम कितना लगा। इसका मतलब है पाकिस्तान में किसी लिस्टेड कंपनी में ऑडिट का जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम है, वो मैक्सिमम अगर किसी कंपनी ने बहुत उखाड़ लिया, किसी ऑडिट फर्म ने, वो 2.25 से 2.5 महीने, और अर्लीस्ट जो है वो महीने, 1.25 महीने, डिपेंडिंग के क्लाइंट का साइज कितना है, ऑपरेशंस कितने हैं। इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ क्या हुआ? इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ मैं समझाता हूं आपको। आगे जो हम कैफ एड में टॉपिक पढ़ेंगे आप, उसके लिए ये बेसिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर ये बेसिक ही समझ नहीं आया तो आगे सिलेबस पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा आपको। तो आए रिपीट करते हैं। आप रिपीट करें, ऑडिट स्टार्ट हुआ बैलेंस शीट डेट के बाद। 5-6 बातें रिपीट कर ले, सारी बात को मैं समराइज कर रहा हूं। इसका एग्जाम से डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं, इसका लॉजिक से ताल्लुक है, इसका अंडरस्टैंडिंग से ताल्लुक है, इसलिए रिपीट करो। ऑडिट स्टार्ट हुआ बैलेंस शीट के डेट के बाद। द ऑडिट that starts after the balance sheet date is called final audit। इस डायग्राम में, इस साइकिल में assumption लिया है कि ऑडिट स्टार्ट हो रहा है बैलेंस शीट डेट के बाद। However, ऑडिट में also start before the balance sheet date, जिसको कहते हैं interim audit। इस एग्जाम्पल में हमने ये समझा ऑडिट की 3 स्टेजेस: स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट, एंड ऑफ द ऑडिट। ऑडिट का स्टार्ट प्लानिंग करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे और
निकालेंगे मटेरियलिटी, ड्यूरिंग आ गया, दो मेन काम करेंगे, टीओसी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, टीओसी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, एंड आ गया। ये वो स्टेज है जहां सारे प्रोसीजर कर लिए, पीएनएल, बैलेंस शीट, सैंपल बेस पर वेरीफाई कर लिया। अब ये वो स्टेज है जहां ऑडिट पार्टनर तसल्ली करेगा, अपना इत्मीनान करेगा कि हमने तमाम प्रोसीजर प्रॉपर कर लिए और अब हम इस काबिल हो गए कि हम शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट साइन ऑफ करके हैंड ओवर कर रहे हैं। जिस दिन रिपोर्ट साइन होगी उससे पहले बीओडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करेगी, हम रिपोर्ट साइन करेंगे, वो अकाउंट्स और वो साइन रिपोर्ट उस एनुअल रिपोर्ट का, उस बुकलेट का हिस्सा बन जाएगी जो 21 दिन पहले शेयर होल्डर्स को उनके पोस्टल एड्रेस पे घर पे मौसूल हो जाएगी। एजीएम आ गई, क्या डेट रखी हमने? 5 अप्रैल, ठीक है। 5 अप्रैल को कौन सा इवेंट हो रहा है? एजीएम। इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर तमाम शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया जाएगा। इस एजीएम के अंदर, जो कि किसी अच्छे से होटल में होगी, पूरा बीओडी बैठा होगा, सीईओ भी होगा, चेयरमैन भी होगा, सीएफओ भी होगा और एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी होंगे, क्योंकि ऑडिट उन्होंने किया था और जिस एंगेजमेंट पार्टनर ने रिपोर्ट साइन की थी वो भी वहां होगा। अगर किसी शेयर होल्डर को ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई एतराज है, कोई तकलीफ है, कोई बात पूछनी है, ऑडिट के हवाले से कोई बात पूछनी है, तो एंगेजमेंट पार्टनर जवाब देगा और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से कोई बात पूछनी है तो सीएफओ जवाब देगा। इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, अब मैं यहां से डायग्राम को यूं लेके चलता हूं, ठीक है। ये सपोज करें ये रही तुम्हारी एजीएम, ठीक है, बात समझना, ये तुम्हारी एजीएम की डेट है। अब रिपीट करो, इस एजीएम के अंदर वो ऑडिटर्स जो के, अच्छा एग्जांपल मैंने क्या लिए, कौन सा साल लिया हुआ हमने लिया हुआ है दिसंबर 31, 2020, ठीक है। सपोज करें ये वो साल था 2020। अब मजे की बात देखें, 2020 का ऑडिट शुरू कब हुआ था? ऐसा ही हुआ ना, देखें ना, बात लिंक करें भाई। ये रहा तुम्हारा 2020, ये रहा ऑडिट। तुमने कब शुरू किया है? ऑडिट तुमने शुरू किया 21 के अंदर। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि जनवरी की 5 को ऑडिट शुरू हुआ है, तो 5 जनवरी को डेट क्या थी? 2021 शुरू हो चुका था। इसका मतलब है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अगर 2020 को ऑडिट कर रहे हैं तो वो शुरू कब हो रहा है? इसका मतलब है 2020 की एनुअल जनरल मीटिंग कब हो रही है? अच्छा, अब रिपीट करें, इस एजीएम में वो ऑडिटर्स, एग्जांपल ENY, जो 2020 के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स थे, वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ऑडिट का टेन्योर 1 साल है। हाउएवर देयर आर सम लीगल प्रोसीजर्स जिनकी बेस के ऊपर अगर शेयर होल्डर चाहें तो इस एजीएम में बाय शो ऑफ हैंड्स और बाय वोटिंग वो EY को दोबारा अपॉइंट कर सकते हैं, और जब EY को दोबारा अपॉइंट किया जाएगा, दे विल होल्ड ऑफिस until the conclusion of the next AGM, जो 2021 के अकाउंट्स के लिए होगी 2022 के अंदर, and this process will go on and will go on and will go on। क्योंकि पाकिस्तान में ऑडिट का टेन्योर कितना है? 1 साल। इसका मतलब है जिसको आपने यहां अपॉइंट किया, जिसको आपने यहां इस एजीएम में अपॉइंट किया, वो अगले साल यहां ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे। सर साजिद आपसे सवाल है, अगर शेयर होल्डर चाहें कि अब हमें अगले साल के लिए EY को अपॉइंट नहीं करना, तो क्या वो KPMG को अपॉइंट कर सकते हैं? क्या वो AFF को अपॉइंट कर सकते हैं? जी हाँ, वो लीगल सेक्शंस को फॉलो करते हुए, जो लीगल प्रोसीजर दिए हुए हैं, जो कि आप सी लॉ में पढ़ते हैं या पढ़ के आ रहे होंगे, उसके तहत एक ऑडिट लाइन अपने एक्सटर्नल ऑडिटर्स को बाय लॉ तब्दील कर सकती है। लेकिन जो भी ऑडिट करने आएगा, वंस अगेन ही हैज टू फॉलो दोस 3 स्टेप्स। और हमने कवर किया कि कितने स्टेजेस हैं, फिर गौर से देख ले, 3 स्टेजेस है। स्टार्ट ऑफ द ऑडिट,
ड्यूरिंग द ऑडिट और एंड ऑफ द ऑडिट। ऑडिट शुरू हुआ, ऑडिट चला और ऑडिट खत्म हुआ। अब आपको इस साइकिल में जो कुछ समझ आया वो आप अपने इस हैंडआउट के अंदर जो पेज नंबर कौन सा दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, उसको अपने पास नोट कर लें। जिनके पास ये हैंडआउट नहीं है वो अपने हिसाब से डायग्राम का एक स्केच बना लें और जो उनको समझ आ रहा है वो नोट कर लें। इस पे डायरेक्ट एग्जाम में सवाल नहीं आता, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली बहुत 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 और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। जी जरा जो ऑनलाइन है, क्या आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर ये पीएसओ की रिपोर्ट दिख रही है? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये देखें जी। जो हजरात इस वक्त ऑनलाइन है, क्या आपको ये स्क्रीन दिख रही है भाई? ये मैंने आपके सामने इंडस मोटर की एनुअल रिपोर्ट खोल दी है। इससे बेहतरीन नहीं समझ सकते आप। अब जरा गौर से देखें ऊपर कितने पेजेस की रिपोर्ट है। ये 194 पेज की रिपोर्ट है भाई, जरा सुन लें प्लीज। 194 पेज की एनुअल रिपोर्ट है। इसमें जो हमारे काम का कागज है वो है ऑडिट रिपोर्ट और अकाउंट्स। हमने अकाउंट्स को ऑडिट किया है ना। अब उसके अलावा यहाँ पर 25 चीजें और दी हुई हैं। देखें मैं आपके सामने स्क्रीन रन थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये आप देख रहे हैं इस वक्त इंडस मोटर की एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। अभी आप जरा चेक करें, इसके शश के कॉर्पोरेट प्रोफाइल आ रहा है, इसके अंदर कंपनी की गाड़ी की पिक्चर्स आएंगी, कंपनी क्या कर रही है। अब देखें इसके अंदर, ये देखें आगे कंटेंट, गौर से देखें जरा इस एनुअल रिपोर्ट में क्या किया है, जरा चेक करें। अब आप क्या किया है भाई? CSR पॉलिसी, हमारा ऑब्जेक्टिव, BOD, कंपनी की इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑर्ग चार्ट, ये सब इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी को बाय लॉ ये सारी बातें रिपोर्ट में बतानी है। अगर मेरे पास 100 शेयर्स हैं, आपके पास 1000 शेयर्स हैं, तो हम दोनों को ये एनुअल रिपोर्ट घर पे मौसूल होगी। अब जरा गौर से देखें जरा, अब आप इस तरह आए जरा जी। स्टेटमेंट ऑफ चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, CEO रिपोर्ट, आप जरा स्पीड में आगे चलें। ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट, ये एक और चीजें बताएंगे। ये क्या आ गया? ठीक है, आपके काम की चीज आ गई, ठीक है। ये है जनाब 95 के ऊपर, ठीक है जी। तो मैं जरा इसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ता हूँ। इतना सारा पढ़ते हैं शेयर? बिल्कुल, ये हमारा शेयर होल्डर थोड़ा जाहिल है, ठीक है जी। लेकिन नॉर्मली एज पर द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आपको ये सारी बातें रिपोर्ट में बतानी है। कोई पढ़े ना पढ़े, बैंक्स हैं, इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर्स हैं, हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, डिफरेंट कंपनी है, वो इसको बहुत गौर से देखती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें इंशाल्लाह जब आप CA फाइनल में आएंगे तो बहुत सारी बातें समझ आएंगी आपको। अभी मैं जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ वो है ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है जी। ये रिव्यू रिपोर्ट देख रहे हैं आप, रुकें कुछ, ये देखिए जी। मैं आहिस्ता से स्क्रॉल करता हूँ जरा। अब इसके ऑडिटर्स हैं फर्गूसन, ठीक है, इनके पास है इंडस मोटर्स का ऑडिट। ये मैं बिल्कुल स्टार्ट में आ रहा हूँ। अच्छा, ये देखें आ गया स्टार्ट, ठीक है हजरात। जी हजरात, क्या आपको रिपोर्ट देख रही है? जरा कंफर्म कर दीजिए ऑनलाइन बच्चे हमारे पास, ठीक है जी। अब आप जरा गौर से देखें। अभी हो सकता है आपको स्क्रीन पर बहुत क्लियर ना दिखे, लेकिन बहरहाल आपको समझ आ रहा है कि ये क्या है। इंडस मोटर्स के ऑडिटर्स कौन है? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अभी हमने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है ना, मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ वो बातें बता रहा हूं जो मैंने तुमको समझाई है। जरा मुझे बताएं कंपनी का ईयर एंड क्या है? अब जो मैंने तुमसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, मैंने कहा कि ऑडिट साइकिल के तहत किसी भी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट आपने मैक्सिमम, अगर आपने बहुत उखाड़ लिया तो आपको 2.5 महीने में वाइंड अप करना है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे ख्याल में इसकी रिपोर्ट डेट क्या होनी चाहिए? जुलाई गुजर गया, अगस्त, या तो अगस्त का एंड की कोई डेट होगी या सितंबर के शुरू के 15 डेज की डेट होगी, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं। अच्छा, अब मैं ये जुमला पढ़ रहा हूं तुम्हारे सामने, ठीक है ना। ये जो आप ये वाला पैराग्राफ देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रहा, ठीक है ना। इन आवर ओपिनियन एंड द बेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्ला ब्ला ब्ला, अभी मैं स्किप कर रहा हूं। In the manner so required and respectively give a true and fair view of the state of company's affairs. ये वो पैराग्राफ है जहां AF फर्गूसन इंडस मोटर के शेयर होल्डर से कह रहे हैं कि हमने प्रोसीजर किया, हमने सपोर्ट देखी, हमें एविडेंस मिला और हम ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स बिल्कुल सही बने हुए। क्या लिखा हुआ है? गिव अ ट्रू एंड, बस ये डाइजेस्ट हो रहा है फिलहाल, ठीक है। अभी रिपोर्ट तो पढ़ना बाकी ना, अभी तो इसकी इम्तिहान और भी है। अब ये बेसिस पैराग्राफ क्या है, ये कैम पैराग्राफ क्या है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, अब ये सब समझ आएगा बहुत अरसा बाद जाकर, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको ला रहा हूँ बिल्कुल रिपोर्ट के आखिर में, इसलिए मैं बहुत ही स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप पिक कर सकें।
ये आ गया जनाब, ये देखें, ठीक है जी। अब गौर से देखें क्या दिख रहा है आपको, द एंगेजमेंट पार्टनर ऑन द ऑडिट रिजल्टिंग इन दिस इंडिपेंडेंट रिपोर्ट इज शहबाज अख्तर साहब। शहबाज अख्तर साहब कौन है? शहबाज अख्तर साहब कौन है जी? एंगेजमेंट पार्टनर। ये वो बंदा है जो अल्टीमेटली ऑडिट का जिम्मेदार है, ये वो पार्टनर है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग ये जिम्मेदार है, क्योंकि ये एंगेजमेंट टीम का कप्तान था, ठीक है। द रिपोर्ट इज साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म। क्या रिपोर्ट शहबाज साहब के नाम पर साइन हुई है या ए.एफ. फर्गूसन के नाम पर साइन हुई है? अब अगर फर्गूसन में 35 पार्टनर्स हैं, कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं और इस्लामाबाद में भी हैं, द रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म। ए.एफ. फर्गूसन इनको सिग्नेचर किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कौन सा ऑफिस? रिपोर्ट डेट चेक करने आप। समझ आया? प्रूफ हो गई बात। इसका मतलब है पौने 2 महीने, 2 महीने, सवा 2 महीने बहुत उखाड़ लिया, 2.5 महीने। अब यहां असल बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि जिस कंपनी ने 12 महीने काम किया, सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज, पैसा आया, पैसा गया, बैंक में जमा हुआ, सैलरीज पे ऑफ की, एसेट परचेज किए, पता नहीं क्या क्या, उसका ऑडिट कितने अरसे में हो रहा है? यहां से एक बात ट्रिगर होती है, सर ये बताएं अगर कंपनी 12 महीने काम करती है तो ये ऑडिट 2 महीने में कैसे हो गया? बिकॉज एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, टू बी स्पेसिफिक, ISA 200, द ऑडिट इज डन ऑन सैंपल बेसिस। हम 100% टेस्टिंग नहीं करते, क्योंकि हम शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट के अंदर कोई गारंटी नहीं दे रहे, ना गारंटी दे सकते हैं, ना देनी चाहिए, ना एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं, ना रिक्वायर्ड है, क्योंकि ऑडिट सैंपल बेस पे होता है। इसीलिए पूरे 12 महीने का ऑडिट 1.5, 2, 2.5 महीने में हो जाता है। हाँ, वो एक और बात है, हो सकता है कि इस केस के अंदर ऑडिट ईयर एंड से पहले भी शुरू हो गया हो, चाहे ईयर एंड से पहले भी शुरू हो गया हो, जिसको इंटरम ऑडिट कहा जाता है, तब भी कभी भी जो हमने देखा, कभी भी रिपोर्ट डेट 1.25-2.5 महीने से आगे नहीं जाएगी, क्योंकि आपके लोकल लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं। ये रिपोर्ट साइन हुई होगी, आप खुद देखें ना, जरा गौर करें, आप जरा गौर फरमाएं कि ये आप जरा उल्टा पे देखें ना, क्या है ये 194 पेज की रिपोर्ट है, और ऑडिट रिपोर्ट खत्म होते ही देखें अगली चीज क्या आ रही है, ये तुम्हारे आ गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, खाली अगर आप नॉन करंट एसेट्स देखें तो इसका नंबर चेक कर लेंगे, ये कितने मिलियंस में दिया हुआ है, ये चेक करें। करंट एसेट, स्टोर एंड स्पेयर, स्टॉक एंड ट्रेड, कैश एंड बैंक बैलेंस देखें, इक्विटी देखें। इसका मतलब है भाई ये 2 महीने में उसी वक्त ऑडिट हो सकता है जब आप सैंपल बेस पे काम करेंगे। और यकीन करें, ये जो पूरी बैलेंस शीट बनी हुई है, इसको ऑडिट करने के 2 मेन प्रोसीजर्स हैं जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। जो मेथड है टीओसी और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। अब ये जो ऑडिट ए.एफ. फर्गूसन ने किया है, हो सकता है 12 बंदों की टीम हो सकता है 15 बंदों की टीम हो सकता है 8 बंदों की टीम हो, जो भी वो टीम हो, जितना महीने लगे होंगे, टीम में जूनियर भी होंगे, सेमी सीनियर भी होंगे, सीनियर भी होगा, एक जॉब इंचार्ज भी होगा, हो सकता है बड़ा क्लाइंट है, लिस्टेड क्लाइंट है, रिस्की क्लाइंट है, सुपरवाइजर भी होगा, एएम भी होगा, मैनेजर भी होगा, कोई हो ना हो, एंगेजमेंट पार्टनर तो लाजमी होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई मैं, स्टूडेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है ना सर, इसका मतलब है जिस ऑडिट टीम मेंबर ने लॉन्ग टर्म लोन को वेरीफाई किया होगा, उसने बैंक का एग्रीमेंट देखा होगा, रीपेमेंट शेड्यूल देखा होगा, काइबोर को वेरीफाई किया होगा, लोन के अगेंस्ट अगर को बैंक को सिक्योरिटी दी है उसका डिस्क्लोजर नोट भी वेरीफाई किया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, जो किया होगा, जो देखा होगा, जो मिला और जो एंड में देंगे, खत्म। बात समझ आ गई है? मैंने ऑडिट के सब्जेक्ट का मोहरा पकड़ लिया, जितना बड़ा बछड़ा हो उसका मोहरा पकड़ना काबू में आ जाता है वो। तो मैंने ऑडिट का क्या पकड़ लिया? मोहरा। कुछ भी कर लो, कुछ भी उखाड़ लो, सिलेबस कहना यही है
कि जो कर रहे हो वो प्रोसीजर है, जो देखा वो सपोर्ट, जो मिला वो एविडेंस, और जो एंड में दिया वो ये रहा तुम्हारे सामने, जो तुमको मैंने दिखाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले। ये रही तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट। अब जरा गौर से सिर्फ ये देख लो, समझदारी का मुजाहरा करना और मुझे बताना कि रिपोर्ट जो एक जमाने में, आज से कुछ साल पहले, बड़ी अहम बात कर रहा हूं बच्चे गौर से सुने, आज से कुछ साल पहले नहीं, मैं एग्जैक्ट बताता हूं तुमको, 7-8 साल पहले ये रिपोर्ट 1 पेज की हुआ करती थी। कितने पेज की? अब जरा तुम गौर से देखो कि रिपोर्ट शुरू हो रही है पेज नंबर 98 से, 99 पर भी रिपोर्ट है, 100 पर भी रिपोर्ट है, 101 पर भी रिपोर्ट है, 102 पर भी रिपोर्ट है। चेक कर रहे हो? इसका मतलब है कोई बड़ी तब्दीली रिपोर्ट के फॉर्मेट में आई है। देखो मैं तुम्हें सब्जेक्ट में जान डाल के दे रहा हूं तुम्हें आज, मेरी बात समझो तुम जरा। ये हम सब पढ़ेंगे, पेपर पास करना कोई मसला ही नहीं है, लेकिन पहले ग्रिप करो कि प्रोफेशन क्या कह रहा है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूं कि आज से कुछ साल पहले ये रिपोर्ट 1 पेज की थी और अभी रिपोर्ट कितने पेज की है? 4 पेज की है। अब रिपीट करो, ये जो रिपोर्ट का टॉपिक है हम ये कवर करते हैं वाया 4 स्टैंडर्ड्स, आइजा 700, 701, 705, 706। जब ये 4 स्टैंडर्ड्स कवर कर लेंगे, ये ऑडिट रिपोर्ट आपके कदमों में होगी। बाबा जी कुछ और कहते हैं, गलत कहते हैं, वो नहीं, मैं कदमों में गिर गया था और अब तक गिर ही रहा हूं मुस्तकिल। दिल फेंकू ना, क्या करूं। ठीक, अच्छा जी, मैं 1 सेकेंड आपको 1 मिनट दे रहा हूं। अब तक जो इस बयान में सुना गया, जो आपने महसूस किया, उसको नोट कर लें अपनी जबान में। यानी आपको इस पूरे डिस्कशन में लेट से एक बात समझ आ गई है, वो कहीं नोट कर लेंगे, मुझे ये समझ आया इस डिस्कशन में। शाबाश हजरात, मैंने स्क्रीन चेंज कर दी है और एकदम से एक पास पेपर दिखा रहा हूं। मैं ऐसी बात करना चाह रहा हूं, नोट कर लिया आपने? अच्छा, अब जरा एक जहन बनाए अपना, जरा इधर मुझे फोकस करें। असल में मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। आई वांट यू ऑल टू बी वेरी एग्जाम फोकस्ड। देखो अल्टीमेटली क्या करना है, हम क्यों आए हुए हैं यहाँ, कौन सा पेपर है, इसके बाद CA फाइनल का लेवल भी है, इसके बाद C5-6 है, हाँ है ना। सवाल ये कि ये जो पेपर है ना ऑडिट का, ये हम जाके सीखते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाके, आर्टिकलशिप में इंशाल्लाह। अभी आप इस बंद कमरे में, एयर कंडीशन माहौल में, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से इस बंद कमरे में सीख रहे हैं कि ऑडिट कैसे पास करना और क्या करना है। तो मैं जितना प्रैक्टिकल दिखाऊंगा और मैं उसको एग्जाम से लिंक करूंगा, शायद तो उतनी बात समझ आएगी। अभी तुमको मैंने 10 मिनट पहले बताया ऑडिट की 3 स्टेजेस, हाँ है ना। मैंने कहा स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग और एट दी एंड, कोई एतराज? फिर मैंने तुमको बताया कि एंड वो स्टेज है जहां अल्टीमेटली क्या साइन करते हैं, ऑडिट, जिसको किसको एड्रेस करते हैं, शेयर होल्डर्स को, जिसमें क्या देते हैं, ऑडिट ओपिनियन। ठीक है, फिर तुमको मैंने वेबसाइट पे जाके इंडस मोटर्स की तुम्हें लाइव रिपोर्ट दिखा दी, साइंड बाय A.F. फर्गूसन। ठीक हो गई बात। लेकिन अभी तुम जो एग्जाम देने जाओगे, तुमको रिपोर्ट साइन करने तो नहीं जाओगे, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में रिपोर्ट पे सवाल कैसे आ रहा है, वो सिर्फ मैं तुमको उसकी एक झलक दिखला आ जाओ। ठीक है, आगे नहीं बोल रहे, एक बार आ जाओ, हो चुका, एक बार आ गई थी, मैं फंस गया था बाल। ठीक है, तो अभी यहां देखें रिपोर्ट का सवाल एग्जाम में कैसे बन रहा है, पढ़े। ब्रीफली इवैल्यूएट the above situation and state 4 key procedures। आ गया? अब ये प्रोसीजर कवर करने के लिए कौन सा टॉपिक कवर करना पड़ेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। अब सब्सटेंटिव एक दुनिया एक तालाब है, कहो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल, ट्रेड पेबल्स, उसके अंदर एक दुनिया है, अक्रूवल्स, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर आएगा तुम्हारे पास क्या क्या हो गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हो गया। फिर तुमने कवर किया कौन सा, फिक्स एसेट्स। फिर तुमने कवर किया ट्रेड पेबल्स, इन्वेंट्री, डेटर्स। अब ये मैंने सब्सटेंटिव की 5 मेन कैटेगरीज बताई हैं। मैंने कहा बिरयानी, चिकन, पुलाव। अब इन दोनों के अंदर मजीद टॉपिक्स हैं, आलू भी है तो गरम मसाला भी है तो चिकन भी है तो फलाने भी। बात समझ आ रही है? तो मैंने कहा कि सब्सटेंटिव की दुनिया में 5 मेन टॉपिक्स हैं। इसका मतलब है ये 6 नंबर का, सुनो गौर से सुनो, अपनी अकल के सारे कोड़े खोल दो। ये 6 नंबर का जवाब उस वक्त दे सकोगे जब सर साजिद के वो 12-14 घंटे के सब्सटेंटिव के लेक्चर को देख नहीं लेते। अगर किसी के जहन में कि ये तो ऑडिट में यूं निकाल लूंगा, ये यूं फेल हो जाएगा ये।
और तुम यूं हो जाओगे। ये 2 महीने का सिलेबस नहीं है पाकिस्तानियों, 3.5-4 महीने देने पड़ेंगे इज्जत के साथ, वरना आपकी एग्जाम में ब्लास्ट हो जाएगी। अब ये ब्लास्ट कैसे होती है ये मैं बता नहीं सकता, कैमरे की लिमिटेशंस हैं कुछ, वरना साउंड इफेक्ट के साथ बता था कि ब्लास्ट की आवाज कहां तक आती है। पेपर 3 तलवार पे हो रहा है लेकिन ब्लास्ट की आवाज कटी पहाड़ी तक आती है। लोग कहते हैं क्या हुआ ये आवाज कैसी है? लोग बोलेंगे भाई वो ऑडिट का पेपर था, रिपोर्ट का सवाल एग्जाम में आ गया। अच्छा बी पढ़ा, ये बातें किसी से करनी नहीं है, ये क्लास की हद तक है। बी पढ़ा, डिस्कस, पढ़ो। तुमने अभी फर्गुसन की रिपोर्ट देखी थी, इसका मतलब है कि जो बी का सवाल है जिसमें वो कह रहे रिपोर्ट का इम्पैक्ट बताओ, इसका मतलब है कि सिनेरियो पढ़ने के बाद, सर साजिद का लेक्चर सुनने के बाद, ड्राफ्टिंग टेक्निक देखने के बाद हमें यह बताना होगा कि इस सिनेरियो में रिपोर्ट पर इंपैक्ट क्या होगा। इसका मतलब है प्रैक्टिकल दुनिया में तरीकेकार डिफरेंट है, लेकिन पेपर में बैठ के 3 घंटे में अटेम्प्ट करने का तरीकेकार डिफरेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? पेपर पास करना कुछ और है, नॉलेज देने के लिए अभी मैं 4 घंटे भाषणबाजी कर सकता हूं। अभी मैं 4 कंपनी की रिपोर्ट खोल दूंगा, आप बोलेंगे यार मजा आ गया। तो सर साइज ने इंडस मोटर्स दिखा दी, पीएसओ दिखा दी, वाह सर ने वो दिखा दिया जो अभी देखने की हमारी उम्र नहीं थी। मतलब आर्टिकलशिप में देखेंगे आप, एग्जाम साइड में पड़ा होगा। द बॉटम लाइन इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस मेथड से पढ़ना है, हमें पेपर पास करना है, हमें ऑल लेक्चर्स हैव टू बी एग्जाम फोकस्ड। अभी चूंकि बेसिक था तो मैंने आपको थोड़ा सा दीदार करा दिया। लेट्स कम बैक अगेन, हम आगे बढ़ते हैं और हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, और हम स्टार्ट करेंगे हमारे हैंडआउट पे जहां लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू ऑडिट। शाबाश निकाल लें भाई, जरा बताएं किस पेज नंबर पे दिया हुआ। ये सीक्वेंस आ गई है, इसको दोबारा एक बार देखेंगे। ठीक है जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जी, ये इसको हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी। और ये आ गया जनाब आपका इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। ठीक है जी हजरात, ये हमारा पहला एजेंडा है। ठीक है जी, इसको निकाल लें प्लीज जरा। जी सर। में हमेशा ट्रू एंड फेयर। नहीं, अभी सवाल होल्ड, तुम बहुत आगे चले गए हो। अभी होल्ड। अभी मैं सवाल कहीं लिख लो अपने पास कि तुमने ये सवाल मुझसे बिला वजह किया आज। तुम्हारे सवाल का जवाब है कि खाली जरूरी नहीं है कि ट्रू एंड फेयर ही होगा। अभी तुमको तो मैंने ये नहीं बताया कि ट्रू एंड फेयर होता क्या है, तो अभी होल्ड। तुम ये समझो कि जब अकाउंट सही बने हुए होंगे तो शायद ट्रू एंड फेयर देंगे, और जब अकाउंट सही बने हुए नहीं होंगे तो शायद फिर ये देंगे। वो जो शायद ये देंगे उसके अंदर 3 टाइप्स हैं। अभी होल्ड, तुम चलेगा आइदर 705 के अंदर, और अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया ये सब डूब जाएंगे। अभी होल्ड। ठीक है, वापस आते हैं जी हजरत। हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पहला जो एरिया है क्या नाम है उसका, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। ठीक है जी हजरत। अच्छा, अब आपके पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ रहा है जो कि ब्लैंक है, ये देख रहे हैं आप, खाली है ना। आए खाली जगह पूर्ण करते हैं, लिखें शाबाश। जिनके पास हैंडआउट नहीं है वो हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, और उसमें लिखे जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। लेक्चर के अंदर भी कुछ चीजें मैं लिखवा रहा हूं, कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, ताकि आप हिलते जुलते रहें। न सब कुछ लिखवाऊंगा, बच्चे तो है नहीं क्लास 7 के, और ना सब कुछ दिखाऊंगा, इतने चीते नहीं है आप। तो जैसे कॉम्बिनेशन, कहीं लिख रहे होंगे, कहीं हिल रहे होंगे, कहीं झूल रहे होंगे, कहीं महसूस कर रहे होंगे, कहीं देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। जो कर रहे होंगे प्रोसीजर। ठीक लिखे जी। इन एन एक्सटर्नल ऑडिट, अब ये एक्सटर्नल कहा है मैंने, इंटरनल क्यों नहीं कहा मैंने? वो ऑडिटर्स जो बाहर से आ रहे हैं वो कौन है, और जो कंपनी के अंदर फुल टाइम है वो कौन है, इंटरनल। तो अगर मैं क्लास में कह रहा हूं एक्सटर्नल ऑडिटर तो मेरा मतलब एक्सटर्नल ही है। अगर मैं क्लास में कह रहा हूं, किसी लेक्चर में कह रहा हूं ऑडिटर, तो भी मैं क्या कह रहा हूं, एक्सटर्नल। जब तक कि मैं इंटरनल, मेरे मुंह से इंटरनल नहीं निकलेगा, आप क्या समझेंगे, एक्सटर्नल। ठीक है, लिखे शाबाश। इन एन एक्सटर्नल ऑडिट, द एक्सटर्नल ऑडिटर कंडक्ट्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन। इन हर जुमले को 3 बार रिपीट करूंगा, टेंशन मत लें आप। और फिर भी अगर गाड़ी आगे निकल गई तो आप आगे बढ़ जाए, मैं एंड में रिपीट कर दूंगा। ठीक है जी। In an external audit, the external auditor conducts an official examination.
कंडक्ट्स एन ऑफिशियल, हजरत ये सारी बातें हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है जी। कंडक्ट्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ऑडिट लाइन, कंडक्ट्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफएस शॉर्टकट में लिख लें, एफएस ऑफ द ऑडिट लाइन, फुल स्टॉप, of the audit line, full stop. Next, the opinion expressed, report में क्या देते हैं, opinion, अभी बात करेंगे उसकी भी। The opinion expressed is addressed to shareholders, the opinion expressed is addressed to shareholders, the opinion expressed is addressed to shareholders, and the report is signed, and the report is signed by the respective engagement partner। सब समझ आ रहा है आपको? and the report is signed by the respective engagement partner, and the report is signed by the respective engagement partner, फुल स्टॉप। एक लाइन और लिखें, ये 4-5 लाइनें बेसिक्स हैं, ठीक है। जहां जगह ना हो तो वहां नीचे जहां मेरा नाम लिखा हुआ है वहां नाम, मेरा नाम काट के अपना नाम लिख दें, आगे लिख दें इंटर बीकॉम जो भी है, फर्स्ट अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट, और वहां लिखना शुरू कर दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है, काट दें मेरा नाम, लिख दें जावेद बशीर चीमा, इंटर थर्ड अटेम्प्ट, बीकॉम अभी दिया नहीं, सी अभी सोचा नहीं, ठीक है, पीएचडी कभी देखा नहीं, आगे चलें, ठीक है। द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इज एड्रेस्ड टू शेयरहोल्डर्स एंड द रिपोर्ट इज साइंड बाय द रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट पार्टनर, आगे चलें। द ऑडिटर एक्सप्रेसेस, लिखें शाबाश, The auditor expresses a reasonable level of assurance। अब ये आपकी जिंदगी में एक नया वर्ड आ गया, रीजनेबल। आगे जाके बात करेंगे, ऐसे जिंदगी में 3 लोग आएंगे, एब्सोल्यूट लेवल, रीजनेबल लेवल, मॉडरेट लेवल। अभी जिंदगी में कौन आ गया, रीजनेबल लेवल, ठीक है। जिंदगी में कोई आएगा और कोई जाएगा, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आते हैं और जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो जिंदगी में ऐसे आते हैं कि फिर वो जाते ही नहीं, चिपक से जाते हैं वो, और यहीं आपकी बर्बादी का आगाज शुरू हो जाता है। लिखें जी, डीप टॉक्स बाय केएनएस। द ऑडिटर एक्सप्रेसेस अ रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस इन द ऑडिट रिपोर्ट, द ऑडिटर एक्सप्रेसेस अ रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस इन द ऑडिट रिपोर्ट and can never express an absolute level of assurance, and can never express an absolute level of assurance, ठीक है जी, ये बात भी समझ आ गई हमको। and can never express an absolute level of assurance, कॉमा, हमारी जिंदगी में कौन बहुत अहम है, कॉमा, नॉर, हाँ, गम या गम, ठीक है, गम खाओ, बबल गम, ठीक है। नॉर गिव अ गारंटी, आगे चले, नॉर गिव अ गारंटी, जुमला मुकम्मल करता हूं, एंड कैन नेवर एक्सप्रेस एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, कॉमा, नॉर गिव अ गारंटी टू द शेयर होल्डर्स, नॉर गिव अ गारंटी टू द शेयर होल्डर्स, nor give a guarantee to the shareholders, because there are, हाँ अब एक खतरनाक सा वर्ड आ रहा है, तैयारी पकड़ लो, because there are, हाँ, because there are inherent limitations of an audit। घंटा समझ नहीं है क्या था ये, लेकिन आपने हाँ ऐसा किया है, अल्लाह माफ करे कि बादशाह सलामत, हम आपके साथ हैं। because there are inherent limitations of an audit, because there are inherent limitations of an audit। जरा भाई कोई पैराग्राफ एक बार दोबारा जरा पढ़ दे अपनी खूबसूरत मर्दाना आवाज में, जी शाबाश। In an external audit, the external auditor conducts an official examination of the official examination of the financial statement of the audit line, आगे। The opinion expressed is addressed to The opinion expressed is addressed to shareholders, and the report is signed by the respective engagement. and the report is signed by the respective engagement, आगे चलो। The auditor expresses the reasonable level of assurance The auditor expresses a reasonable level of assurance in the audit report in the audit report, and can never express an absolute level of assurance, nor give a guarantee to the shareholders, because there are inherent limitations of an audit। ठीक है, ये मैं बाद में वजाहत करूंगा, आगे चलें जी। अब आए जरा नेक्स्ट, उस पर आ जाए शाबाश।
अब ये पैराग्राफ आपने लिख लिया, हाँ या ना? सॉरी, समझ में तो आ गया। समझ में आएगा। अभी इसमें कुछ चीजें हैं जो अभी समझना बाकी हैं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है जी, आगे चले। डब्बे के बाद जरा पढ़ना शुरू करें। शाबाश जी, डब्बे के बाद पढ़ें। डब्बे के बाद क्या दिया हुआ है जी? पढ़ें दोस्त। कौन रीडिंग कर रहा है? जरा एक बंदा माइक को पढ़ ले, जरा अहमद पढ़ लो जरा माइक पे जी। शाबाश, मैं यहाँ से लेके चलता हूँ आपको जी। जी जरा पढ़िएगा, बाकी आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं जी। पढ़ें, नंबर 2 पॉइंट पढ़ें। इस वक्त हम कौन सा हैंडआउट पढ़ रहे हैं? हम इस वक्त हैंडआउट पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, और मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 लिखवाया है। पॉइंट नंबर 1 में कुछ मुश्किल जार्गन आए हैं। रीजनेबल एश्योरेंस अभी नहीं बताया, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस अभी नहीं बताया, इनहेरिटेड रेपुटेशन अभी नहीं बताया, लेकिन हमें बेसिक कुछ समझ आ गए जी। स्टार्ट पॉइंट नंबर 2। An external auditor examines audit the financial statement of the company and expresses an independent audit opinion on those accounts in the form of an audit. इन द फॉर्म ऑफ एन, Audit report. हाँ ये समझ आया जुमला? इन द फॉर्म ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट, जो अभी हमने जाके इंडस मोटर्स की देख ली। आगे चलो। At the end of an audit, which is addressed to its shareholders, members. जी, रिपोर्ट किसको एड्रेस होती है भाई? ठीक है, रिपोर्ट साइन करने वाला कोई और है, जिसको एड्रेस कर रहे हैं वो कोई और है, बनाने वाला कोई, ठीक है जी। जो बना रहा है वो मैनेजमेंट है, जो रिपोर्ट साइन कर रहा है वो ऑडिट फर्म है, इंगेजमेंट पार्टनर साइन कर रहा है, जिसको एड्रेस कर रहे हैं वो शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर्स कौन है? कंपनी का असल मालकान, ओनर जी। नेक्स्ट पॉइंट में शाबाश। An external auditor complies with the code of ethics. कहो कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स का है, Code of ethics. एथिकल गाइडलाइंस का है, Ethical guidelines. एथिकल गाइडलाइंस Ethical guidelines. फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सब एक बात है, आसान वर्ड करते हैं कोड ऑफ एथिक्स। ये हमारा सिलेबस का बड़ा अहम टॉपिक है, कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है जी, जिसका मैंने आपको शायद 2 शुरू की क्लासेस में पास पेपर भी जाके स्क्रीन पर दिखाया था, याद आ रहा है? बार आगे चलें फिर देख लेंगे जी। Ethical guidelines for professional. अच्छा, जब भी मैं जुमले में इंटरप्ट करूं, जुमला दोबारा से ले लिया करो ताकि फ्लो बन जाए दोबारा से। नंबर 3 जी। An external auditor complies with the code of ethics, ethical guidelines for professional accountants, auditors issued by International Federation of Accountants. अच्छा, अब यहाँ एक और वर्ड है, कहो आईफैक। IFAC. अब ये आईफैक कौन है? ये आईफैक समझे आपके दादा अब्बू हैं। जितने भी दुनिया में अकाउंटिंग बॉडीज हैं वो सारे आईफैक के मेंबर्स हैं। अगर मैं सिर्फ यहाँ 5 सेकंड की बात समझा दूं आपको, शायद काम आ जाएगी कभी। आईकैप इज अ मेंबर ऑफ आईफैक, एसीसी यूके इज अ मेंबर ऑफ आईफैक, अमेरिकन सीपी इज अ मेंबर ऑफ आईफैक, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की कंबाइंड क्वालिफिकेशन CAANZ इज अ मेंबर ऑफ आईफैक, इंडियन CA इज अ मेंबर ऑफ आईफैक, बांग्लादेश का CA इज अ मेंबर ऑफ आईफैक। ये आईफैक की मेंबरशिप ही तो है जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल मोबिलिटी और हमारी ग्लोबल वैल्यू है। आईकैप कह रहा है, आईफैक कह रहा है कि अगर आपने पाकिस्तान से CA क्वालिफाई कर लिया है और अगर आपको 5 साल हो गए हैं तो आपको यूके का सबसे जो बड़ी अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है ICAW, चूंकि आप भी आईफैक के मेंबर हैं और ये भी आईफैक के मेंबर हैं और आपको 5 साल क्वालिफाई हो गए, लिहाजा अब आप जब यूके जाएंगे तो आपको सिर्फ इस अकाउंटिंग बॉडी की मेंबरशिप लेनी है। जब आप मेंबरशिप ले लेंगे तो आप अपने नाम के आगे ACA पाकिस्तान भी लिख सकते हैं और आप अपने नाम के आगे ACA यूके भी लिख सकते हैं। यह है ग्लोबल मोबिलिटी, जो कि किसी MBA की किसी और सर्टिफिकेशन की नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। बात समझ आइए? तो ये था आईफैक का ब्रीफ तारुफ। मजीद तफसील आगे इंशाल्लाह किसी लेक्चर में आ जाएगी। आगे चलें जी, नंबर 4। An external auditor conducts an audit in accordance with the international standards of audit. कहो आइजा। अरे बेटा फायजा नहीं, कहो आइजा। जिस तरह अकाउंटिंग में वी फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसी तरह ऑडिट में वी फॉलो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। पूरे पाकिस्तान में मैकडोनल्ड्स के बर्गर को बनाने का एक स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो फ्रेंचाइज है। कैलिफोर्निया पिज्जा, न्यूयॉर्क पिज्जा, ब्रॉडवे पिज्जा, जितने ये यहूदियों के पिज्जा आप खा रहे हैं, इन सबको बनाने का भी एक स्टैंडर्ड है। दुनिया में स्टारबक कॉफी जहां जहां टिम हॉर्टन्स है कनाडा में, उसका टेस्ट सेम है, क्योंकि बनाने का स्टैंडर्ड सेम है। अब जरा गौर करें, इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। दुनिया में जहां जहां ऑडिट होगा वहां वहां आपको आइजा फॉलो करना पड़ेगा, ताकि ऑडिट करने का स्टैंडर्ड सेम हो सके, ताकि शेयर होल्डर्स ग्लोबली जब जब इन्वेस्टमेंट करेंगे और जितने मुल्कों की रिपोर्ट देखेंगे, उनको ये पता होगा, उनको ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा कि ये वो अकाउंट्स हैं जिसका ऑडिट एक स्टैंडर्ड के तहत किया गया है। इन पाकिस्तान वी फॉलो आइजा। बहुत सारे कंट्रीज के अपने लोकल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी हैं जो कहलाते हैं लोकल स्टैंडर्ड्स। इन पाकिस्तान वी डू नॉट हैव आवर ओन स्टैंडर्ड, क्योंकि वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड। देयरफॉर वी फॉलो ब्लाइंडली फॉलो, वी विश्वास ऑन आइजा। हम कहते हैं गोरा मेहनत करेगा, हम फिर देख लेंगे, हैं जी। वो व्हाट्सएप बना तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे, तुम नेटफ्लिक्स बना तो हम इंशाल्लाह देख के बर्बाद हो जाएंगे, तुम टिकटॉक बना तो हम अपने आप पागल होकर मर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ब्रांड लॉन्च कर दो हम खा खा के मर जाएंगे। हाँ, अपना अपना देख लो भाई, ठीक है, आगे चलो, ठीक है जी। ये अजीम कौम है, आगे चलें जी, ठीक है जी। हजरत जज्बाती होगा, वापस आते हैं ट्रैक के ऊपर। पॉइंट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप जी पढ़ें। सर ये पूरा नहीं हुआ था। पूरा कर लें आप, पूरा कर लें। External auditor conducts an audit in accordance with the international standard of auditing (ISA), which determines the scope of an external। देखिए पूरा पढ़ के आपने क्या उखड़ लिया, वही बात वही, आगे चले जाते हैं, ठीक है बारे, ठीक है जी। अच्छा, पॉइंट पर दोबारा पढ़ लें। इसमें इस बंद में शायर कुछ कह रहे, पढ़ें दोबारा, पढ़े बताता हूँ मैं ये असल वर्ड जी, पढ़ें दोबारा पढ़ें। An external auditor examines, conduct an audit of financial statements prepared by the management of the company। ना, तुम पॉइंट नंबर 4 दोबारा पढ़ो जरा, जज्बाती होगा, दोबारा पढ़ो पॉइंट नंबर 4 जी। An external auditor conducts an audit in accordance with the international standards of auditing (ISA), which determines the scope of an external audit। सवाल बन जाएगा 5 नंबर का आईकेएप के एग्जाम में, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ एन ऑडिट। क्या कहा? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो ये स्कोप आगे आएगा, ये तो इंट्रोडक्शन हैंडआउट पढ़ रहे हैं आप। अभी इसी हैंडआउट के अंदर से कई टॉपिक बन के निकल रहे होंगे, समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक, आगे चलें, ये मैं नहीं था, आगे चलें जी जी। An external auditor examines, conduct an audit of financial statements prepared by the management of the company। जी, अकाउंट्स कौन बना रहा भाई? Management of the company। बनाने की जिम्मेदारी किसकी? अप्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी? ऑडिट करने की जिम्मेदारी किसकी? एक्सटर्नल ऑडिटर्स। बना कोई और रहा है, अप्रूव कोई और कर रहा है, ऑडिट कोई और कर रहा है, और रिपोर्ट एड्रेस किसी और को कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात? तो अगर मैं ट्रायंगल ले आऊं, उसका तो एक तरफ हो गई मैनेजमेंट, एक तरफ हो गए शेयर होल्डर, और एक तरफ हो गए हम एक्सटर्नल। आगे चलो। An external auditor can never express an absolute level of assurance in an audit engagement because there are inherent limitations of an audit। अच्छा, अब ये ना थोड़ा सा वर्ड बार बार आ रहा है, तो मैं हल्का सा इसको एक हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये पूरा टॉपिक है, कहें इनहेरिट लिमिटेशंस। कितने लोग थ्योरी 2 घंटे से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और आप उसके बाद ऐसे, ठीक है, 2 घंटे के बाद थ्योरी, 2 घंटे थ्योरी, सर बहुत हो गया, बस कर रहे हैं सर, दिमाग थक गया मेरा तो सर। ठीक, ये तो अनयूज है ना, ब्रांड न्यू रखा हुआ आपने, ठीक है बाहर, इसको आराम से इस्तेमाल कीजिएगा, कभी जिंदगी कोई मौका मिले तब। कितने लोग, हाँ बिला वजह, कितने लोग प्रैक्टिकल पेपर में थक जाते हैं 3-4 घंटे में, अकाउंटिंग कर करके थक गए, दिमाग की दही हो गई एक, ठीक है जी। कितने लोग दिन में पढ़ते हैं, कितने लोग कह रहे हैं असल पढ़ाई तो दिन में होती है, और कितने कह रहे रात में। ठीक है, ठीक है, दिन में रात में, नहीं दिन रात नहीं कहो, दिन में रात में, रात में, दिन में रात में, दिन में रात में, दिन में रात में, कह रहे शाम में। नया लाया भाई आइटम शाम में। मैं दिन में नहीं पढ़ सकता, मुझे लगता है कि रात पीसफुल है, जब सारे घर वालों को बांध के सुला देते हैं, सारे जब भाई बहन हमने गिन के अपने अपने कमरों में डाल दिए, तो मैं आराम से पढ़ता हूँ। ठीक है जी, इसका मतलब है आपको बाय डिफॉल्ट ये आदत है कि आप रात में पढ़ते हैं, इनहेरेंट लिमिटेशन है आपकी। सर आप प्रैक्टिकल पेपर क्यों नहीं पढ़ाते, आप FR2 में क्यों नहीं घुसते, आप कॉस्टिंग में क्यों नहीं घुसते? मुझे थ्योरी पढ़ाना अच्छा लगता है। ठीक है जी, एक टीचर अकाउंटिंग पढ़ा रहा है, वो कह रहा है मुझे ऑडिट नहीं पढ़ाना, थ्योरी है,
उसकी अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन है, मेरी अपनी इनहेरेंट लिमिटेशन है। बात समझ आ रही है? सर आपका आवाज इतना बड़ा क्यों है? भाई ये कुदरती आवाज है, कुछ की आवाज बहुत पतली है, कुछ मर्दों की आवाज जनाना है, कुछ की एक्स्ट्रा मर्दाना है, कुछ में बेस ज्यादा है, कुछ में ट्रेबल कम है। कोई लड़के कह रहे नीच है, अजीब सी आवाज आ रही है, पता नहीं आवाज कहां से फंस के निकल रही भाई। ठीक है जी, मसाइल है, हर बंदे के अपने मसाइल है, जवाब दो। इनहेरेंट लिमिटेशन। सर जब मैं पानी से नहाता हूं मैं गीला हो जाता हूं। बेटा पानी नल बंद करके नहाओ, आप सूखे रहोगे इंशाल्लाह। पानी गीला है, ये उसकी लिमिटेशन है ना। सर मैं निहारी खाता हूं मेरा मुंह तीखा हो जाता है। बेटा निहारी तो तीखी होगी ना, तू एक काम कर, शहद का डोंगा डाल दे उसके अंदर, फिर अजीब सी कोई चीज बन जाएगी वो। सर मैं गुलाब जामुन चूस के रखता हूँ, मीठे होते हैं वो। दो मसले हैं, या दो मसले हैं। गुलाब जामुन भाई खा लो ना, चूस के वापस क्यों रख रहे हो? दावत में यहां तक तो कोरमा भरा हुआ है और आप मेमन है। जब तक के पा के मीठो ना मिले, पा के मजा ही ना चलो। ये मैंने पता नहीं कौन सी जबान बोली है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए चूस के वापस रख दिया। भाई गुलाब जामुन तो मीठा ही होगा ना। इनहेरेंट बर्फ पिघल जाती है। अब लड़के का दिमाग चल रहा है, अभी कह रहा है अब मैं जाग गया हूं, अब मैं जाग गया हूं, अब मुझसे जो बुलवाओगे मैं बोल दूंगा। सर मैं एसी में सोता हूं, मैं बीमार हो जाता हूं। गरीब इंसान, ठंडा करने की मशीन नहीं है। तू पहली बार सोया तू बीमार हो गया। सर मैं कोरमा खाता हूं मैं बीमार हो जाता हूं। तू सब्जी रोटी खाएगा ना, तेरी तो क्या बोलूं मैं। कहें इनहेरेंट लिमिटेशन। जिस तरह आम जिंदगी में वी आर सराउंडेड बाय लिमिटेशंस, उसी तरह हमारे ऑडिट के प्रोफेशन में कुल लिमिटेशंस हैं। 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। हम ऑडिट करते ही सैंपल बेस के ऊपर है। ये सैंपल बेस पर ऑडिट का करना इनहेरेंट लिमिटेशन है। हम प्रैक्टिकली आगे बात करेंगे। हम ऑडिट में फ्रॉड को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि फ्रॉड तो यही छुपाने के लिए था। हम फ्रॉड पकड़ने थोड़ी गए। हो सकता है हमें दौरान ऑडिट फ्रॉड की खुशबू आ जाए, हो सकता है दौरान ऑडिट शायद फ्रॉड पकड़ में आ जाए, लेकिन ये इनहेरेंट लिमिटेशन है कि अगर पूरी मैनेजमेंट मिली हुई है, जनरल लेजर भी 2 नंबर, ट्रायल बैलेंस भी 2 नंबर, पीएनएल भी 2 नंबर, बैलेंस शीट भी 2 नंबर, जो दिखा रहे हैं वो भी झूठ, जो बता रहे हैं वो भी झूठ, जो समझा रहे हैं वो भी झूठ, तो ये रिस्क है कि शायद 2 महीने ऑडिट करने के बाद भी शायद हमें फ्रॉड पकड़ में ना आए। तो ये फ्रॉड का ना पकड़ना इज एन इनहेरेंट। कुछ समझ आया? जरा जुमला दोबारा पढ़ेंगे जी। External auditor can never express an absolute level of assurance in an audit engagement because there are inherent limitations of an audit. Example number 1 पढ़ो, शाबाश। Example number 1. The use of testing technique audit is done on a sample basis. That is, we don't check every single item in the. हाँ, हम 100% टेस्टिंग, प्रैक्टिकली 100% टेस्टिंग नहीं करते। सर क्या मतलब है सैंपल बेस का? सैंपल बेस का मतलब ये कि अगर 100 ट्रांजैक्शन है तो शायद तुम 40 देख लोगे, शायद 50 देख लोगे, अगर रिस्क ज्यादा है तो शायद 60 देख लोगे, शायद 70 देख लोगे। प्रैक्टिकली पीएनएल और बैलेंस शीट की बहुत सारी आइटम्स को आप 100% प्रैक्टिकली कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकते। चूंकि आप 100% काम ही नहीं कर रहे, लिहाजा आप एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस भी नहीं दे सकते। सर फिर हम क्या देते हैं वो आगे आएगा, आगे चले। The inherent limitation of an audit and accounting. अच्छा, अब ये जो पॉइंट नंबर 2 इसे पढ़ के छोड़ देंगे, आगे कवर होगा जी। पढ़े। The inherent limitation of an audit and accounting and internal controls system operating at the client. Example, human error and collusion between employee via fraud. ठीक है जी। अच्छा, ये जरा कितने पॉइंट है इसके अंदर, हैंडआउट के अंदर? जरा एक काम करें, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। जितने पॉइंट एक शुरू में कोई लिखवाए और बाकी हमने पढ़े, जो समझ आ रहा है एक बार सेल्फ रीडिंग कर लें। शाबाश। जो समझ आ गया वो आपका, और जो समझ नहीं है वो मुझे वापस कर दीजिएगा, ठीक है? शाबाश जी। जुनैद, आपका सवाल है ओपिनियन का क्या मतलब है, ठीक है? ये मेरे ख्याल में क्या आपने इससे बात की है? ये जो यहाँ लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑडिट ओपिनियन, अभी अगर मैं आपको बहुत ही आसान करके बताऊं तो ऑडिट ओपिनियन का मतलब ये होता है कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामाइन किया, वेरीफाई किया, हम उस पर क्या अपनी राय देने जा रहे हैं।
अभी ये टॉपिक आगे डिस्कस होगा 1-2 क्लास के बाद। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि मेरी 2 राय हो सकती हैं। क्या कहा मैंने? मेरी बहुत ही सिंपल है, जिसे कहते हैं मैट्रिक की तरह पढ़ा रहा हूं, बच्चों की तरह, ओए लेवल्स की तरह। 2 राय हो सकती हैं। कहो 2 राय हो सकती हैं। या तो मेरी राय ये है कि अकाउंट सही बने हुए हैं, या मेरी राय ये है अकाउंट सही बने हुए नहीं है। ये जो मैं अकाउंट्स पर अपनी राय का इजहार कर रहा हूं, इस हम राय को कहते हैं ओपिनियन। ओपिनियन कहां दे रहे हो? कहां दे रहे हो ओपिनियन? रिपोर्ट के अंदर। अभी मैंने आपको इंडस मोटर्स की रिपोर्ट दिखाई थी एक, जिसमें लिखा हुआ था अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। वो एक राय थी कि हम ये ओपिनियन दे रहे हैं कि अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर। जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप ट्रू एंड फेयर ही दें। ये भी हो सकता है कि कहीं अगर कोई मिस्टेक निकली, कहीं कोई मसला आया, तो हो सकता है कि फिर हम वहां ये वाली राय नहीं देंगे, फिर हम कहेंगे डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, शायद कुछ और। वो आगे जाके रिपोर्ट में पढ़ेंगे ना। इसका मतलब है कि जो ओपिनियन है बेसिकली क्या है, आम जबान में, ये आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रोसीजर्स यू परफॉर्म, बेस्ड ऑन द सपोर्ट यू वेरीफाइड, बेस्ड ऑन द एविडेंस यू ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट। ये मैंने आपको थोड़ा सा सिंपल करके बताया मेरे दोस्त। अभी पिक्चर इसकी बाकी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा, अब जरा नेक्स्ट पेज पे आता हूं मैं। नेक्स्ट पेज पे क्या आ रहा है हमारे पास? स्टोरी चलते हैं जरा आगे जी। अब हेडिंग क्या आ रही है हमारे पास? अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये लिमिटेशन बताऊं, जरा एक काम आप करेंगे, और आप जरा एक नए पेज मैंने निकाल लिए, ठीक है जी। जरा रुक जाएंगे प्लीज आप, ठीक है। जरा आप जरा गौर करेंगे मैं क्या लिख रहा हूं, जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। मैं अगले पेज पे आ गया था, ठीक है। मैंने कौन सा पेज आपको दिखाया, फिर देख लें आप। मैंने कौन सा पेज दिखाया जहां लिखा हुआ है इनहेरेंट, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैंने एक और नया पेज खोला, जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखें मैं क्या लिख रहा हूं। लेवल्स ऑफ, अभी कॉपी करना शुरू करें कहीं आप, जरा देखिए आपका इसी में कहीं जगह होगी, चेक करें। अगले पेज पे आए जरा, ये देखें पेज नंबर 35 पे आए, यहाँ भी स्टूडेंट नोटिंग दी हुई है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको जगह मिली है ना नोटिंग के लिए, वहाँ देख लें आप जरा, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे आप इसको यहीं पर कवर कर लें। ये बेसिकली लिमिटेशन पेज नंबर 34 पे दिया हुआ है। अब आपको जहां जगह मिल रही है वहां आपका नोट कर लें, और अगर आपको नोट्स में जगह नहीं मिल रही है तो आप अपने रजिस्टर में जो भी आपके पास सामान, दस्ती सामान आप जो लेके आए उसमें कहीं नोटिंग कर लें आप, ठीक है। नोट कर लें क्या लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है। इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं इस वक्त, टाइप्स ऑफ एश्योरेंस, ठीक है। अब आप जरा नोट करना शुरू करेंगे। 3 टाइप्स का, 3 टाइप्स, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस, रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। आप यूं समझेंगे कि जो मैंने बोर्ड पे आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एग्जामिनर ने पूछा होगा 5 नंबर का, ठीक है जी। हम सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो क्या हुआ भाई, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस इज नेवर पॉसिबल। अब आगे मैं इसके तर्जुमा कर रहा हूं, इज नेवर पॉसिबल। क्या लिखा आगे, और इसको मैं लिख के लाल पेन से काट रहा हूं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। हम कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर जो भी ओपिनियन दे रहे हैं उसके अंदर कभी भी 100% लेवल ऑफ एश्योरेंस या गारंटी या एब्सोल्यूट का वर्ड इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक बात ये कर दी, reasonable level of assurance is given in an audit engagement, is given in an audit engagement, ठीक है जी। ये कॉपी करें। और moderate level of assurance is given in a review engagement, जो भी हम बाद में कवर करते हैं। is given एक और असाइनमेंट है, उसका नाम है रिव्यू एंगेजमेंट। ऑडिट क्या होता है, रिव्यू क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, पिक्चर अभी बाकी है। is given in a रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है जी। तो अगर एब्सोल्यूट अगर मैंने काट दिया है तो बेसिकली 2 बचे क्या हमारे पास, ये बच गया भाई, रीजनेबल और मॉडरेट लेवल। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात, जबरदस्त।
हाँ आज के लिए ये जो लिखा हुआ आज के लिए ये काफी। अब आगे चलते हैं, ठीक है, मजीद कॉफी लेते हैं हम। कहीं लेवल्स ऑफ अश्योरेंस, टाइप्स ऑफ अश्योरेंस। एक लेवल होता है, एक टाइप होता है, 3 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट। एब्सोल्यूट दे नहीं सकते, रीजनेबल ऑडिट में देते हैं, मॉडरेट रिव्यू में देते हैं। अब एक मिनट रुको जरा। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को यूं कर लूं और अगर मैं यहीं पर एक चीज कवर करूं, अगर मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूं, जरा गौर से देखना भी, आपकी तवज्जो चाहिए। एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस में और रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस में ये दरमियान में गैप आ रहा है। चेक कर रहे हो ये? समझो बात को। अगर मैं अपना हाथ, अगर मैं छलांग मारूं, जंप मारूं, मार नहीं सकता, 2 तारे लगी हुई है, बाहर आ जाएंगी सब, ठीक है। अगर मैं जंप मारूं और अगर मेरा हाथ इस फॉल सीलिंग में टकरा गया, ये है एब्सोल्यूट लेवल। लेकिन अगर मैं जंप मारूं और अगर मेरा हाथ फॉल सीलिंग पर नहीं जाता, लेकिन जहां तक मेरा हाथ जाता है ना, वो रीजनेबल लेवल है। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूं कि इस एब्सोल्यूट लेवल में जो हम नहीं दे सकते ऑडिट के अंदर और रीजनेबल जो हम देते हैं, उसके दरमियान ये कुछ चीजें हैं, इनको हम कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस। बात समझे? पूरी इक्वेशन समझ आ रही है? मैं क्या लिखा मैंने बड़ा बड़ा भाई? ठीक है, अब समझिएगा बात को जरा। ये वो लिमिटेशंस हैं जो हमारे ऑडिट के प्रोफेशन में ऐसी बिल्ट इन है, ऐसी जुड़ी हुई हैं कि जिनकी वजह से एक ऑडिटर अगर चाहे भी तो वो कभी भी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे सकता। बात समझ आई है? ये बात समझ आई है? ठीक है जी। अब अगर मैं थोड़ा आगे करूं तो मैं आपको मोटी मोटी 3 लिमिटेशन बताता हूं और फिर मैं आगे चलता हूं। बात समझिएगा, मुंह से कहें इनहेरेंट लिमिटेशंस, इनहेरेंट बिल्ट इन लिमिटेशंस जो उस चीज को रोकती हैं। कुछ प्रोफेशन में ऐसी चीजें बिल्ट इन है जिनकी वजह से हम एब्सोल्यूट कभी भी दे ही नहीं सकते। एक बात, सबसे पहली लिमिटेशन नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सुनिएगा बात, बस 5 मिनट और दे दें। नंबर 1 में लिखता हूं, हम ऑडिट करते ही सैंपल बेस के ऊपर है। क्या? हम ऑडिट करते ही, जरा मुझे कॉमन सेंस इस्तेमाल करके बताएं कि जब आप ऑडिट ही सैंपल बेस पे कर रहे हैं तो क्या आप शेयर होल्डर को एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस दे सकते हैं? ठीक है। नंबर 2 इज फ्रॉड। क्या कहा? अच्छा सर, फ्रॉड कैसे लिमिटेशन है? फ्रॉड लिमिटेशन ऐसे बन जाता है कि अगर पूरी मैनेजमेंट मिल गई है, आप ये देखें कितने एसी लगे हुए भाई, 4 लगे हुए हैं, ठीक है, 2 चोरी के हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं, 2 चोरी के हैं, कहीं और से उतार के ले आए मैं। इसके कागज भी जाली हैं, इसके तमाम रसीदें मौजूद हैं, इसकी पेमेंट भी जाली वेंडर को की हुई है, इसको डेप्रिशिएट भी कर रहा हूं। आप मुझे बताएं, आपके पास कोई और अगर तो कोई मीन्स है, अनलेस यू हैव एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी, अनलेस यू हैव एविडेंस टू द कॉन्ट्ररी, आप इन 4 को मेरे एसिडी मान लोगे। ऐसा है क्योंकि मैनेजमेंट ने जो जनरल लेजर था वो भी 2 नंबर था, ट्रायल भी 2 नंबर था, पीएनएल के अंदर डेप्रिसिएशन भी 2 नंबर, बैलेंस शीट में एसेट भी 2 नंबर, जो बताया, समझाया, दिखाया, सब क्या है? ठीक है। अब सुनिएगा, जब आप ऑडिट 100% कर ही नहीं रहे हैं, जब आपको पता है कि मैनेजमेंट ने अकाउंट्स आपको बना के दिए हैं और अगर बीओडी भी इसमें शामिल हो जाए तो ये इनहेरेंट रिस्क है कि हो सकता है कि पीएनएल में और बैलेंस शीट में कहीं फ्रॉड के होने का रिस्क हो। इसका मतलब है, अगर तुम ये कह रहे हो कि अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, अगर तुम ये कह रहे हो कि भाई हमने अकाउंट्स को ऑडिट किया और वो बिल्कुल सही बने हुए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें फ्रॉड शामिल नहीं है। इसका मतलब है ये इनहेरेंट लिमिटेशन है कि हो सकता है कि तुम्हारे ट्रू एंड फेयर व्यू देने के बावजूद भी कहीं ना कहीं, बिकॉज फ्रॉड का होना इज व्हाट? इनहेरेंट लिमिटेशन। कुछ समझ आ रहा है? क्या है इनहेरेंट लिमिटेशन? सर ये वो चीज है जो एक ऑडिटर को शेयर होल्डर को गारंटी देने से रोकती है। समझ गए आप बात? एग्जैक्टली। पूरे ऑडिट की 50-60 किताबें मैं पढ़ चुका हूं, कहीं भी गारंटी का वर्ड नहीं है। दे नहीं सकते, फंस जाएंगे लोग, हम पर सूट फाइल कर देंगे, आपने तो गारंटी दी थी। सर साजिद से कैफेट पढ़े, गारंटीड पास, कैसे कह सकता होता बड़ा स्टेटमेंट में?
आप पेपर देने नहीं गए, आप खाली पेट थे, आपको अल्लाह माफ करे को मसला हो गया, आपको माइग्रेन का इशू हो गया, आप चकरा गए, आप रात को पिए हुए थे, सुबह आपकी आंख नहीं खुली, आप आ गए, अरे भाई पैसे दे दो, तुमने गारंटी दी थी। हाँ, पिए हुए तुम थे, पैसे हम रिफंड कर दें? जाओ, मैं नहीं दे रहा। आप कहेंगे सर आप खुद पिए हुए हैं, ठीक है जी, मैं क्वालिफाइड हूं ना, मैं अच्छा रहूंगा पिया हुआ। थर्ड इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं, ये है प्रोविजंस। क्या? प्रोविजंस। ठीक है, सिर्फ हजरात यहाँ लैपटॉप बंद हो चुका है, सिर्फ मैं प्रोविजंस की बात मुकम्मल कर लूं ताकि वो एक तसलसल जो है ना वो कायम हो जाए। ठीक है, कहें प्रोविजंस। जब तक मैं बोर्ड पे वाइपर मार रहा हूं, जरा मुझे बताएं प्रोविजन कैसे बनता है, प्रोविजन होता क्या है भाई? जरा एक चीज देखें भाई, ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बनाया मैंने? ठीक है जी, ये रहा पीएनएल और ये रही बैलेंस शीट। समझिएगा, एग्जाम्पल तफरी है लेकिन एग्जाम्पल पिक करने के लिए बहुत है। पिंपल्स, मामा पिंपल्स। डिफेंस में पिंपल, गुलशन में फोड़े कहलाते हैं। जबान का फर्क है ना, पुल की उस तरफ की जबान डिफरेंट है। अमीर लोग रहते हैं उधर, मामा पिंपल, बाबा फोड़े। ठीक, ये जो पीएनएल बैलेंस शीट में जगह जगह फोड़े या पिंपल्स हैं, ये है प्रोविजंस। कहो प्रोविजन फॉर लॉ सूट, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर ऑब्सोलीट स्टॉक, प्रोविजन फॉर लॉ सूट, फलाना प्रोविजन, धमाका प्रोविजन, बिला वजह का प्रोविजन, वही प्रोविजन। ठीक है, सुनिएगा, मैनेजमेंट कह रही है कि जब हम 100 रुपए की सेल करते हैं तो हम 10 रुपए का बनाते हैं प्रोविजन। क्या करते हैं हम? 10 अच्छा, एक मिनट लीजिएगा इसके पीछे जी। क्या कह रही मैनेजमेंट? कि जब हम 100 रुपए की सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं? 10 रुपए का बनाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या हमें 10 रुपए नहीं मिलते? 100 रुपए की सेल में 10 रुपए नहीं मिलते। ठीक है, क्या ये कंफर्म है कि 10 रुपए नहीं मिलेंगे? ये आपका बेस्ट एस्टिमेट है। प्रोविजन तो होता ही क्या है? इट्स अ अमाउंट ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग, अनसर्टेन अमाउंट। जबकि लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी में अमाउंट भी सर्टेन है और टाइमिंग भी। समझिएगा, इसका मतलब है कि जब तुम ऑडिट करने जनवरी में पहुंचे और जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहे थे तो तुमने इस किस्म के कई प्रोविजंस को जब वेरीफाई किया, तुमने क्लाइंट की वर्किंग को समझा, तुमने क्लाइंट के एस्टीमेट के बनाने के तरीकेकार को समझा, तुमने उस एस्टीमेट को अपने हिसाब से इवैल्यूएट किया और तुमने कहा हाँ ये ठीक है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 10 रुपए ठीक थे या ये 20 का प्रोविजन बनना था। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 10 रुपए ठीक थे या 5 रुपए ठीक थे। बात समझ आ रही है? कंपनी पर एक सूट फाइल हुआ है, आपने बना दिया प्रोविजन फॉर लॉ सूट 1000 रुपए का। 3 महीने बाद कोर्ट का फैसला आया कि 1000 नहीं, आपको 2000 रुपए की जपत पड़ी है। लेकिन जब तुमने 1000 रुपए ऑडिट में वेरीफाई किए थे तो तुम्हें ऐसा लग रहा था कि ये मैनेजमेंट का बेस्ट एस्टिमेट है। मेरी बात समझ आ रही है? सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं रिपीट करता हूं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रोविजंस इन दी अकाउंट्स एक एस्टिमेट इन्वॉल्व होता है। लिहाजा जब एक ऑडिटर दौरान ऑडिट प्रोविजंस को वेरीफाई करता है तो चूंकि वो एस्टिमेट पर बेस कर रहे हैं, लिहाजा ये इनहेरेंट रिस्क है कि वो नंबर्स जो तुमने वेरीफाई किए हैं जरूरी नहीं है कि ये वही नंबर हो। आगे जाके एक्चुअल बेस के ऊपर प्लस माइनस हो सकता है। लिहाजा चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इस किस्म के प्रोविजंस शामिल हैं जिनको तुम कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ
वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोविजन है। हाँ, तुमने वो जो अमाउंट ऑफ प्रोविजन था वो तो वेरीफाई किया, लेकिन क्या ये यही अमाउंट रहेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लिहाजा प्रोविजंस का होना, अकाउंट्स में होना इज इटसेल्फ इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशंस, ये वो लिमिटेशंस हैं जो हमारे प्रोफेशन में बाय डिफॉल्ट मौजूद हैं, जिनकी वजह से एक ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं दे सकता। वी ऑलवेज एक्सप्रेस अ रीजनेबल लेवल ऑफ। यहां तक रखेंगे हजरत, हम यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, हम इनहेरेंट लिमिटेशन का हैंडआउट पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे स्कोप ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट। इसको रिवाइज कर लीजिएगा एंड विल मूव फॉरवर्ड।